नमस्कार। आज हम बात करेंगे 8 क्लास के हिस्ट्री पेपर के तीसरा चैप्टर पर। उसका तीसरा चैप्टर है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं तो इसमें पहला है कि रैयत किसको कहा जाता था। तो रैयत जो है किसानों को कहा जाता था। महाल किसको कहा जाता था। तो ग्राम समूह को कहा जाता है, यानी गाँव का समूह, दो गाँव, 4 गाँव, 5 गाँव, इस प्रकार से मिला करके एक महाल कहा जाता था, है ना। नीज किसको कहा जाता था। जैसे बागान मालिक जो नील की खेती करवाते थे तो वो जो है अपनी ज़मीन पर खेती करवाते थे, उसको नीज कहा जाता था, है कि नहीं। और रैयती जो कहा जाता था, रैयतों की ज़मीन पर खेती, यानी कि बागान मालिक 2 तरीके से खेती करवाते थे, एक निज तौर पर, एक रैयती तौर पर, है कि नहीं। वो आगे हम समझेंगे फिर इसको और डिटेल से। उसी प्रकार से रिक्त स्थान को फिल करने का है। तो यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को नील से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। देखिए बोर्ड क्या था। बोर्ड इसे जिस प्रकार से भारत में नील की खेती होती थी, है ना, नील रंग प्राप्त करने के लिए, नीला रंग प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार से बैगनी और नीला रंग प्राप्त करने के लिए यूरोप में बोर्ड की खेती होती थी, बोर्ड। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बोर्ड जो है एक तरह से हम कह सकते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, और नील जो था यहाँ जो भारत में उगाया जाता है वो उष्ण कटिबंधीय फसल है। सिंपल बात यह है। तो यूरोप के जो बोर्ड उत्पादक थे उनको लगता था कि नील अगर भारत से आएगा तो हमारा जो बोर्ड है उसका डिमांड कम जाएगा। 18वीं शताब्दी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ने लगी। यहाँ पे ये भराएगा। गाँव में है कृत्रिम रंगों की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांगों पर बुरा असर पड़ा। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था, है कि नहीं। अब ये जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है 3 से लेकर के 7 तक, इसको हम बारी बारी से देखेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन करें। देखिए अस्थाई बंदोबस्त था क्या, उसके पहलुओं पर बात करना है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में नई भू राजस्व नीति जो है के रूप में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा जो है इसको लागू किया गया था, है कि नहीं। कब, 1793 में। इसे स्तंभदारी या स्तंभरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो इसमें देखिए होता क्या था कि राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। कंपनी द्वारा, जो कंपनी का शासन था, तो उसके द्वारा राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। इसका काम क्या था, किसानों से जो है लगान लेना, किसका, जमींदार का, और वो ले करके उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख करके, है ना, नेक्स्ट हिस्सा जो है फॉरवर्ड कर देना, किसको, कंपनी को सौंप देना। नेक्स्ट है इस व्यवस्था में भू राजस्व सदैव के लिए निर्धारित कर दिया गया, जो जमींदारों को प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता था। यानी एक अस्थाई था कि आपको, इसे एक जमींदारों को कहा गया कि आपको 1100 रुपया जो है प्रतिवर्ष देना है। तो 1100 फिक्स था, है कि नहीं। आगे है इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग कंपनी को तथा 1/11 भाग जमींदार को निश्चित किया गया। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए किसी जमींदार को कहा है कि आपको 1100 रुपये प्रतिवर्ष देना है, तो 1100 रुपया में 10 रुपया कंपनी को देना था और 100 रुपया जमींदार को अपने पास रखना था, है कि नहीं। ये था प्रावधान। नेक्स्ट है कि 1794 ईस्वी में इसमें सूर्यास्त कानून जोड़ा गया, है कि नहीं। उसके ठीक अगले साल ये कानून जोड़ा गया। इसके तहत क्या था कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया जाता है तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। यानी किसी जमींदार को कहा गया कि आपको 5 अप्रैल को जो है पैसा जमा कर देना है। अगर 5 अप्रैल को शाम तक, यानी सूर्य डूबने के जो है तक, यानी डूबने से पहले तक अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपका ज़मींदारी नीलाम हो जाएगा, नहीं वो ज़मींदारी किसी और को दे दिया जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ऐसी यही कानून जमींदार फिर लागू करते थे किसान पर कि आप अगर नहीं जमा करोगे अपना लगान तो आपका ज़मीन नीलाम कर दिया जाएगा। तो ये दोनों का यहाँ पे नुकसान होता था, ज़मींदारों का भी और किसानों का ही भी। तो अल्टीमेटली ज़्यादा शोषण किसानों का ही हुआ। जाहिर सी बात है, ज़मींदार पर प्रेशर बनाता था सरकार, तो वो प्रेशर कहाँ आता था, किसानों पर। इसमें समस्याएँ क्या क्या थी। तो कंपनी द्वारा तय किया गया राजस्व इतना अधिक था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भी भारी परेशानी हो रही थी।
कई जमींदार का जमींदारी जो है जा चुकी थी, उसका जमींदारी जो है लूट गया था। ये किसानों के लिए भी काफ़ी दमनकारी था। ज़मीन पर किसानों का अधिकार सुरक्षित नहीं था। उसको लगता था कि अगर अकाल पड़ गया, मतलब एकदम देना ही था लगान, अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, है कि नहीं, किसी भी सिचुएशन में लगान देना था, तो कभी पैदा नहीं होता था। तो उस स्थिति में किसान का ज़मीन जो है नीलाम हो जाता था, है ना। वो कर्ज लेते थे माल लगान देने के लिए, कर्ज का ब्याज अधिक होता था। जो महाजन वगैरह होते थे वो ज़मीन जो है कर्ज नहीं चुका पाते थे। फिर अगर लगातार 2 साल अकाल पड़ गया या फिर पैदा अच्छा नहीं हुआ किसी कारणवश, तो इस स्थिति में किसानों का ज़मीन जो है, इसीलिए अभी बिहार, बंगाल इस सब के क्षेत्र में देखिएगा तो भूमिहीन लोग ज़्यादातर मिलेंगे। तो इनका जो प्रभाव है वो इसी कानून का है। कानून जो उसमें लाया गया था स्थायी बंदोबस्त, इसी कानून का है। इसमें ज़मीन में सुधार के लिए कोई खर्च नहीं हुआ कि ज़मीन जैसे कोई बहुत बड़े पैमाने पर जैसे नहर, नाला या मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए कोई काम नहीं हुआ, है कि नहीं। अब इसका इस क्षेत्र को जानना इम्पोर्टेंट है कि क्षेत्र कौन कौन सा था। तो पूरा भारत का जो है 19% क्षेत्र पे जो है ये व्यवस्था लागू था। उसमें कौन कौन राज्य आते थे, इसमें आते थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा वाराणसी एवं मैंने उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्र ही थे, वाराणसी और गाजीपुर का, एवं उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में 3 सब क्षेत्रों में जो है स्थायी बंदोबस्त लागू था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई समस्याएं बताइए। अब देखिए यहाँ पे मुनरो व्यवस्था कह रहा है, तो राजस्व निर्धारण की इस नई मुनरो व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आप लोग आंसर राइटिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप 4-5 लाइन का पृष्ठभूमि बनाइएगा। ये पृष्ठभूमि आप जैसे 2-4-5 क्वेश्चन का आंसर मेरा देख लीजिएगा तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम पृष्ठभूमि कैसे बनाएं, है कि नहीं। बाकी फैक्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा, उसको एक बार कल्पना करके सोचिएगा माइंड में, तब, नहीं तो रटने के प्रयास में रहिएगा तो रट नहीं पाइएगा, पूरा रटना असंभव चीज़ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि इसी को मुनरो व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसके जनक जो है कर्नल रीड और मुनरो नामक 2 अंग्रेज अधिकारी थे, है कि नहीं। 1792 में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था कर्नल रीड द्वारा तमिलनाडु के 12 महल जिले में जो है लागू किया गया था। इसका प्रावधान निम्नलिखित है। इसके प्रावधान को जो है देखा जाए, इसमें लगान वसूलने के लिए सरकार एवं किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। देखिए इसमें जो था क्या कि यहाँ पे जैसे अभी आप पढ़े अभी अस्थाई बंदोबस्त, तो उसमें एक ज़मींदार था जो है लगान वसूलता था, लेकिन यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं था। सरकार के कर्मचारी या अधिकारी जो है डायरेक्ट किसानों से लगान वसूलते थे। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया था, है कि नहीं। लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी, ऐसा होता था। समस्याएं इसमें क्या थी कि लगान की दर काफ़ी अधिक था, यानी उपज का 1/2 भाग जो है लगान के रूप में देना पड़ता था। और अगर जो है इसी स्थिति में क्या होता है कि लगान की दर अधिक होने के कारण किसान चाहता था कि मेरा ज़मीन नहीं जब्त हो, तो उसको लगान देने के लिए वो कर्ज लेते थे, और इस प्रकार से कर्ज के कुचक्र में ऐसा फंसते थे किसान कि उनको ज़मीन छोड़ करके भागना पड़ता था, है कि नहीं। एक बहुत बड़ी समस्या थी। कई जो है किसान इस प्रकार से जो है गांव छोड़ के भाग गए थे। 30 वर्ष बाद इसकी पुनर्समीक्षा का प्रावधान था। इसका जो है मतलब पुनर्समीक्षा का जो प्रावधान था वो 30 वर्ष के अंतराल पर था, जो कि काफ़ी लंबा टाइम है कि नहीं। ये जो नियम लागू था रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये भारत के कुल भाग के, है कि नहीं, भूभाग के 51% भाग पर लागू था, है कि नहीं। जैसे मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल एवं आसाम, इन सब क्षेत्रों में जो है ये लागू था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महालवाड़ी व्यवस्था, है कि नहीं। अभी हम लोग 2 पढ़ लिए, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, अब है तीसरा महालवाड़ी। ये महालवाड़ी जो है व्यवस्था क्या है, तो ये कह रहा है कि महालवाड़ी व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी। ये जो है तुलना की बात कर रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्म को समझिए, ये तुलना करने के लिए बोल रहा है अस्थाई बंदोबस्त से। तो हम आगे तो एक परिचय में पृष्ठभूमि में देंगे कि महालवाड़ी व्यवस्था मतलब है क्या, है कि नहीं। तो होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई भू राजस्व व्यवस्था के रूप में महालवाड़ी व्यवस्था तैयार किया, जिसे 1822 ईस्वी में लागू किया गया, है कि नहीं, जो निम्न आधारों पर अस्थाई बंदोबस्त से अलग थी, है कि नहीं। तो इसको समझिए। महालवाड़ी व्यवस्था में गांव के एकक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। देखिए इसमें क्या होता था कि
गांव के हर खेत का सर्वे किया जाता था कि इसमें कैसा माने कितना उपजाऊ है और कितना उपजाऊ नहीं है, उसी आधार पे जो है उस पर लगान लगाया जाता था। वहीं अस्थायी बंदोबस्त में खेतों के माप किए बिना भू राजस्व निर्धारित कर दिया गया था। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। उसमें था कि जमींदार को दे दिया गया था कि आपको इतना देना है, हमको खेत में कितना पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं था कंपनी को, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखा गया था। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और है महलवारी व्यवस्था में जो है राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था। इसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई थी। जैसे मान लिया अकाल पड़ गया या पैदा नहीं हुआ तो उस समय यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता था, है कि नहीं। वहीं अस्थायी बंदोबस्त में लगान की राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी कि आपको बाढ़ आए, सुखाड़ पड़े, बीमारी फैले, कुछ भी हो आपको लगान देना है। किसी में अस्थायी था, है कि नहीं, लगान की दर अस्थायी था, है कि नहीं। तो एक दूसरा जो है अंतर बहुत ही इम्पोर्टेंट था ये। नेक्स्ट है कि महलवारी व्यवस्था में राजस्व एकत्रित करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मा मुखिया को था, है कि नहीं। यहाँ पे जो है किसको है, महलवारी में मुखिया को, और वहीं अस्थायी बंदोबस्त में यह जिम्मा किसको था, जमींदार को था। तो ये एक भी इम्पोर्टेंट अंतर है। इसका क्षेत्र क्या है, तो ये भारत के कुल भूभाग का 30% क्षेत्र पर जो है ये लागू था। इसमें यूपी का अधिकांश हिस्सा आता है, मध्य प्रांत यानी एमपी का हिस्सा आता है, और पंजाब इसमें जो है आता था। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था तो ग्राम समाज इस भूमि को संभाल लेता था। यहाँ पे ये चीज़ को भी ध्यान रखना है कि नहीं। देखिए अब यहाँ पे हम 3 व्यवस्था भू राजस्व वसूलने की 3 व्यवस्था के बारे में पढ़े। इसमें अगर हम कहें किसानों के हित को देखते हुए तो सबसे बढ़िया व्यवस्था जो था यही महलवारी था। इसीलिए इस क्षेत्र के जो किसान को आप देखेंगे वहाँ पे बहुत गरीब और भूमिहीन किसान नहीं मिलेंगे, हर कोई को जो है थोड़ा थोड़ा ज़मीन टाइप का मिलेगा। लेकिन बिहार ऐसे क्षेत्र है तो यहाँ पे ज़मींदारी व्यवस्था लागू था। तो यहाँ पे कई जो किसान थे, है कि नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा इस सब में वो भूमिहीन हो गए थे, मजदूर बन गए थे, है कि नहीं, अस्थायी बंदोबस्त के कारण। तो ये जो है उसका इम्पैक्ट समझिए कि आज तक जो है लोगों को झेलना पड़ रहा है। अब आगे किसान क्वेश्चन है, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे। रैयत जो है नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, इसको समझिए। तो नील बागान मालिक जो थे, इसी को नील्हे भी कहा जाता है, तो नील की खेती मुख्यतः 2 तरीके से करवाते थे, एक निज तौर पर और दूसरा रैयती व्यवस्था के तहत। तो निज व्यवस्था में नील्हे अपनी ज़मीन या भाड़े की ज़मीन पर नील की खेती करवाते थे, है कि नहीं। इस प्रक्रिया में क्या होता था कि अपना उसका ज़मीन है, अगर भाड़ा पर ज़मीन लिया है तो वो अपना मजदूर खोजता था, उससे फिर मजदूर से काम करवाता था। वहीं ये जो रैयती व्यवस्था था ये बड़ा शोषणकारी व्यवस्था था। इसमें क्या करता था वो कि इसके तहत बागान मालिक रैयतों के साथ, रैयतों मतलब किसानों के साथ अनुबंध करते थे, जिसमें किसानों को निम्नलिखित समस्याएं थे। अब इसमें समस्याएं किसानों की क्या क्या थी उसको समझिए। तो किसानों को अनुबंध के तहत नील की खेती करने के बदले में बहुत कम कीमत मिलती थी। यानी कि कहने का मतलब है कि शुरुआत में क्या किया गया कि प्रलोभन दे करके उसको आगे पैसा दे करके उसको जाल में फंसा लिया गया, है कि नहीं। और उसको कर्ज के जाल में इस प्रकार से फंसा लिया जाता था कि वो उससे निकल नहीं पाता था, है कि नहीं। उसके इंटरेस्ट रेट इतना होता था, इस प्रकार की जो है समस्याएँ, है ना। कई बार नील्हे गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से अनुबंध के लिए बाध्य कर देते थे। यानी कि मुखिया को ही जो है अनुबंध पर साइन करवा देते थे कि अभी पूरा जो है गांव के जो लोग हैं सबसे अपने जिसके पास जितना ज़मीन है उसका 25% हिस्सा पर जो है नील की खेती करेगा, इसके लिए अनुबंध करवा लेते थे। किससे, मुखिया से, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा जो है एक तरह से मुखिया को मिला करके प्रलोभन दे करके इस प्रकार से करवा करके जो है ऐसा किया जाता था। नेक्स्ट है, किसानों को कर्ज के जाल में फंसाए रखता था। हमेशा जो है एक मतलब कर्ज खत्म नहीं हुआ दूसरा कर्ज देता था। जैसे नील का उत्पादन उसको करके दे दिया एक साल, तो उसके बाद अगला साल की खेती करने के लिए उस कर्ज देता था। तो नील की खेती करने से मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी घट जाती थी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इसका जड़ जो है नील का बहुत नीचे तक जाता था, और ये ऐसा जिस साल अगर नील की खेती हो जाए तो उसके अगले साल उसमें धान की खेती नहीं हो पाता था, है कि नहीं। यानी ये बहुत उपजाऊ ज़मीन में होता था नील की खेती, तो इससे और ये ज़मीन की जो है उपजाऊ शक्ति को कम कर देता था। तो इन्हीं सब कारणों से जो है रैयत जो थे यानी किसान नील की खेती करने से कतरा रहे थे। तो ये सब आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया, यानी कि समाप्त हो गया, या हम कह सकते हैं नील विद्रोह पर टिप्पणी आपको लिखना हो तो इसका भी आंसर इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम इसको परिचय बताएंगे, थोड़ा बैकग्राउंड इसका पृष्ठभूमि बताएंगे। तो 1857 की क्रांति के बाद पहला सफल विद्रोह जो है नील विद्रोह था, जो 1859-60 में बंगाल में हुआ था। इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास
ने किया था। इस विद्रोह के घटनाक्रम निम्नलिखित है। इसके जो है क्या क्या हुआ इसमें, इसको समझिए। तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया और इसके साथ क्या किया कि नील फैक्ट्रियों पर हमला किया। औरतों ने अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वाले जो लोग थे उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया कि तुम काम मत करो, है कि नहीं, जिसे है ना। तो इस प्रकार से जो है घटनाक्रम घटा। किसानों को कुछ मुखियाओं और जमींदारों का भी समर्थन मिला कि जो है, क्योंकि जो नील्हे थे, नील बागान मालिक थे, वो किसानों का काफ़ी शोषण कर रहे थे, तो इसलिए उसका भी समर्थन मिला, जमींदारों का भी। विद्रोह की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में, मैंने सर्दी का मौसम में जो है इलाकों का दौरा किया और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। देखिए, इसलिए ऐसा किया कि उसके ठीक पहले 1857 की क्रांति हुई थी और क्रांति, अंग्रेज नहीं चाह रहे थे कि इस बार भी किसी प्रकार से कोई जो है विस्फोट हो, कोई विद्रोह हो जाए बड़ा। उसको एक तरह से कंट्रोल करने के लिए उसको भेजा गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर को। इस घटना को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया और लोगों में खबर फैल गई, एक अफवाह फैल गया कि रानी विक्टोरिया ने जो है नील की खेती न करने का हुक्म दिया है। तो इससे क्या हुआ कि किसानों में जो है और एक तरह से विद्रोह के प्रति जोश भड़क गया, उसको और जोश बढ़ गया कि जो है अब तो विद्रोह करना ही चाहिए, जब करना ही चाहिए, क्योंकि रानी विक्टोरिया भी नहीं चाह रही है कि नील की खेती करवाया जाए, जो कि एक बिल्कुल अफवाह था, है कि नहीं। लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ कि इसके बाद जो है आंदोलन और तीव्र हो गया। आंदोलन जब तीव्र हुआ तो इस आंदोलन का समर्थन बंगाल के बुद्धिजीवियों ने भी किया और बुद्धिजीवियों ने किया तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो है, जैसे हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियाट में तथा दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण द्वारा गरीब किसानों की मार्मिक दशा को प्रदर्शित किया पत्रिकाओं के माध्यम से, है ना, उस पर नाटक लिख करके, इस प्रकार से जो है काम चला। इसके परिणाम हुआ क्या, तो बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। जो लोग इतने उग्र हो गए कि बागान मालिक को मारने पर तुल गए, है कि नहीं, और सेना बुला करके उसको सुरक्षित करना पड़ा। नील आयोग बनाया गया, एक नील आयोग का गठन किया गया। आयोग जो है बागान मालिकों को दोषी पाया कि तुम जो है इसके साथ, किसानों के साथ गलत कर रहे हो, है कि नहीं। तो इसलिए आयोग ने क्या किया कि अनुबंध की जो बाध्यता थी उसको समाप्त कर दिया। बोला कि जो इस साल तक जो आप अनुबंध किए हुए हैं किसान से, उसको पूरा कर लीजिए। इसके बाद से किसान स्वैच्छिक रूप से अगर अनुबंध करना चाहेगा तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहे तो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, है कि नहीं। कौन चाहेगा, किसान तो उससे मुक्त होना चाह ही रहा था, है कि नहीं। तो इन्हीं परिस्थितियों में जो है बंगाल में नील का उत्पादन जो है धाराशायी हो गया, क्योंकि कोई भी किसान फिर आगे से वो अनुबंध को स्वीकार करना नहीं चाहा, तो और नील की खेती जो है बंगाल में समाप्त हो गया। और इसके बाद बागान मालिक जो है बंगाल से फिर बिहार की तरफ शिफ्ट करते हैं, जिसका एक तरह से पतन फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह से होता है। तो ये इसका एक लिंक है कि नहीं। तो ये चीज़ को आप समझ गए होंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।